हेलो स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने केपलर्स लॉ पढ़े थे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। और उससे पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था हमारा। और आज भी उसके बाद उसके आगे का टॉपिक आएगा। और हमने एक रिलेशन भी देखा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब हमने उसका रीजन समझा था कि अगर कोई स्टोन है, हम उसे अर्थ सरफेस से ऐसे छोड़ते हैं तो स्टोन हमें अर्थ की तरफ जाता दिखाई पड़ता है, लेकिन अर्थ आती दिखाई नहीं पड़ती। जबकि न्यूटन लॉ ये कहता है कि दो ऑब्जेक्टों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगती है और सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगती है। तो ठीक है, तो उसका भी हमने रीजन जाना। तो आज हम इसका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट पढ़ेंगे कि F इजिकल टू जी m1m2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये न्यूटन्स जो लॉ है ये स्क्वायर लॉ है, स्क्वायर लॉ यानी एफ जो है इनवर्सली है 1/r स्क्वायर के। तो हम इसे प्रूव करेंगे, देखते हैं कि इनवर्स लॉ क्यों बोलते हैं इसे। तो स्टार्ट करें आज का टॉपिक, चलिए। तो आज का टॉपिक डालते हैं हम न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। आ रहा है सर में भाई। अभी हमने पढ़ा था कि न्यूटन्स ने क्या लॉ दिया था, न्यूटन्स ने लॉ दिया था F इजिकल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, यही दिया था ना। तो यहां पर देख रहे हैं कि देखिए जी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट ही होता है यहां पर, ये भी मास कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जो F है वो इनवर्सली है 1/r स्क्वायर के। यदि हम कांस्टेंट को हटा दें तो इनवर्सली का साइन, एक प्रोपोर्शनल का साइन आता है हमारा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई F किसके, 1/r स्क्वायर के। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं कि ये कैसे फॉलो करता है। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, कैसे आया भाई, आर स्क्वायर ही क्यों होता है, आर क्यूब क्यों नहीं हुआ, आर ही क्यों नहीं हुआ, आर ऊपर क्यों नहीं आया। तो ये क्या है ये। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सपोज करो लेट एम बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद v वेलोसिटी। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये रियलिटी में आप समझने के लिए मान लो ये प्लैनेट है। क्या है, प्लैनेट यानी कोई प्लैनेट है, वो मूविंग v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसके, अराउंड द सन। सन के चारों तरफ v वेलोसिटी से m मास का कोई प्लैनेट मूव कर रहा है। अच्छा, अब यहां पर हम एक थोड़ा सा बस अजम्पशन लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो केपलर ने माना था कि जो केपलर्स के लॉ में आपने पढ़ा था कि प्लैनेट मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, जबकि बहुत सी जगह हमने प्रूव किया है कि सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे सर्कुलर पाथ मान लें तो जो सन की फोकस होती है ये, जैसे यहाँ मानते हैं, तो ये सर्कुलर पाथ में तो यहाँ आ जाएगा, तो ये रेडियस r हो जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल r रेडियस, उसको मान लेंगे द मास ऑफ प्लैनेट इज मूविंग v वेलोसिटी अराउंड द सन इन r ऑर्बिट। ठीक है, r ऑर्बिट की रेडियस है और हमने ये कैसा मान लिया, सर्कुलर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में घूमता है तो ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, तो उसके लिए एक फोर्स रिक्वायर होती है जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आ रहा है समझ में। तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट
मूविंग इन सर्कुलर पाथ ए फोर्स एक्ट टुवार्ड्स इट्स सेंटर कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स काम करती है? सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो हमने ये ऑर्बिट को में भाई अगर इसको हम सर्कुलर मान लेंगे तो लगभग ये थोड़ा सा चेंज होता है तो ये सर्कुलर पाथ बन जाएगा। तो हमने क्या किसकी रिक्वायरमेंट्स करी? सेंट्रीपिटल फोर्स की। अच्छा, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट्स है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = mb²/r। यही होता है, F = mb²/r। क्लियर है? F = mb²/r। चलिए, अब यहां पर हमें पता है कि मास तो कांस्टेंट है। अगर हम मास को हटा लें तो हम लिख सकते हैं कि F प्रपोजनल v²/r। लिख सकते हैं F प्रपोजनल v²/r। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? भाई मास क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म को हम हटाते हैं तो यहां पर प्रपोजनल का साइन ले लेंगे तो हम बोल देंगे F प्रपोजनल है v²/r। चलिए, यहां तक समझ में आ गया? इसको हम एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं फर्स्ट। क्लियर है? तो इसे हम ऊपर लिख लेते हैं यहां से। ये स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दिया कैसे मानकर चलना है। तो यहां से अब हम प्रूव करते हैं इसे कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है? F = mb²/r। m कांस्टेंट है तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं F प्रपोजनल टू b²/r। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा जी, बहुत सिंपल, क्लियर। ये कैसी वेलोसिटी से घूम रहा है? v वेलोसिटी से घूम रहा है। अगर v वेलोसिटी से घूम रहा है तो हम जानते हैं कि भाई b वेलोसिटी से घूम रहा है, यानी इसकी स्पीड क्या है? v है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आ रहा है समझ में? ऐसे करके। अब इसकी रेडियस हमने कितनी मान रखी है? r। तो अगर इसे ऐसे घूमेगा तो ये इसका पाथ होगा, यानी ये इसकी डिस्टेंस होगी। और सपोज करो एक डिस्टेंस लगाने में इसे टाइम t लगेगा। इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा? t। तो हम लिख सकते हैं v = 2πr/t। हेयर r इज द रेडियस और t इज द टाइम और 2πr दैट इज द सर्कमफ्रेंस। यही तो डिस्टेंस है, इतना ही तो चलना है इसे सर्कमफ्रेंस। क्या 2π कांस्टेंट है यहां पर भी? 2π कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं v = r/t। लिख सकते हैं ना, या v प्रपोजनल r/t। सही है? चलिए, v प्रपोजनल r/t हो गया यहां तक भी। अच्छा जी, वेलोसिटी आ गई हमें टाइम के टर्म्स में। इसका स्क्वायर कर दें क्योंकि हमें स्क्वायर करना है यहां से। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो जी, बोथ साइड की स्क्वायरिंग कर दो तो v² r² t²। लिख सकते हैं v² r² t²। क्लियर है? v² r² t²। अच्छा जी, अब क्या करना है हमें? यहां पर हम r की मल्टीप्लाई r का डिवाइड कर दें राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में r की मल्टीप्लाई और r का डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी r² t² r/r। तो ये हो जाएगा r³ अपॉन t² और 1/r हो जाएगा ना ऐसे ही। v² r³ t² अपॉन 1/r। आपको देखो ये केपलर का थर्ड लॉ पढ़ा है आपने, केपलर थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ में ये चीज कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो दीज आर कांस्टेंट।
बाई केपलर लॉ, थर्ड लॉ से ये कांस्टेंट हो गया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/r। वी स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, 1/r। तो इस केसन में अगर हम 1/r पुट कर लें तो हमें समझ में आएगा वी स्क्वायर के 1/r, तो 1/r और 1/r, भाई वी स्क्वायर के 1/r पुट करना है, तो एफ प्रपोजनल किसके आ गया, 1/r के। क्या यही इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है, बिल्कुल सेम यही इनवर्स स्क्वायर लॉ है। दोबारा समझ लीजिए कि इफ अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, और उस पाथ को हमने मान लिया सर्कुलर पाथ, ठीक है, क्योंकि अगर हमने माना बहुत थोड़ा डिस्टेंस है तो दैट इज सर्कुलर पाथ, यानी उसकी जो आर है, जो एक्सिस है, मतलब उसकी एक्सिस से डिस्टेंस आर है, वो उसकी रेडियस हो जाएगी सर्कुलर पाथ में, तो उसके ऊपर एक सेंटीमीटर फोर्स लगेगी, तो ये हो गई इसकी सेंटीमीटर फोर्स। यहाँ पर हम देखें तो m कांस्टेंट है, मास होता है, तो f किसके प्रोपोर्शनल आ गया, b स्क्वायर अपॉन r के। अच्छा, अगर हम उसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी चलनी है इसे, 2πr, टाइम कितना लगेगा t, तो डिस्टेंस 2πr अपॉन t, 2π क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, फिर तो v किसके इन्वर्सली हो गया, फिर r/t के, b प्रोपोर्शनल है r/t के। यहाँ क्या करना है, मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लें, तो ये हो गया वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। हमें अभी इसको भी हटाना है, कांस्टेंट बनाना है, तो यहाँ पर राइट साइड में हम r की मल्टीप्लाई r के डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा r³ और ये हो जाएगा टी स्क्वायर और ये बचेगा r। ये केपलर्स लॉ से फिर कांस्टेंट है, ठीक है, केपलर्स लॉ से फिर कांस्टेंट है, तो हमारे पास बचेगा वी स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1/r के। इस बी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो एक आर पहले से है, एक आर वहाँ से आ जाएगा, तो एफ प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/r स्क्वायर के। क्या यही इनवर्स स्क्वायर लॉ है, हाँ यही तो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। आ गया सर में, दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलिए यहाँ एक दो क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप्स करते हैं, बहुत आते हैं, तो आपको बताना है फटाफट कि आपको यहाँ तक कितना समझ में आया। द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है जी की वैल्यू। आ रहे सर में, ऑप्शन दें आपको, फर्स्ट ऑप्शन मास ऑफ बोथ बॉडीज, बी ऑप्शन सेपरेशन बिटवीन देम, यानी डिस्टेंस बिटवीन देम, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दें हम, सी ऑप्शन मीडियम। मीडियम का मतलब समझ रहे हो, मीडियम का मतलब जिसमें वो दोनों ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, हो सकता है वाटर हो सकता है एयर हो सकता है कुछ और हो, तो मीडियम पर डिपेंड करती है। और जो डी ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बोथ बॉडीज, मास ऑफ बोथ बॉडीज, मीडियम, डिस्टेंस बिटवीन देम, नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फॉर्मूला पता है आपको, एफ इज इक्वल टू Gm1m2/r², ठीक है। तो अगर हम g की वैल्यू यहाँ से g का फॉर्मूला निकालें तो g का फॉर्मूला क्या होगा, FR²/m1m2। अब आप सोचने लोगों कि g f पर डिपेंड करती है, g r पर डिपेंड करती है, या g मास पर डिपेंड करती है, तो बताइए g किस पर डिपेंड करती है। ABCD, चलिए आंसर है नन ऑफ दीज। बता सकते हो क्यों है नन ऑफ दीज, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ा है जी क्या है, कांस्टेंट है,
जी की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है, इसका मतलब है जी नन ऑफ दीज पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर सिंपल सा समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू आपको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू हमेशा जी की ऐसी ही रहती है, ये ना तो मासों पर डिपेंड करती है, ना उसके सेपरेशन पर डिपेंड करेगी, ना मीडियम पर। हमेशा आपको ऑलवेज जी की वैल्यू यही रखनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, नन ऑफ दीज। चलिए एक एमसीक्यू और ले लेते हैं। द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू masses m1 and m2 डिपेंड्स, ठीक है, कैसे डिपेंड्स करती है? तो देखते हैं कि हम एफ ए ऑप्शन ले लेते हैं, प्रोपोर्शनल 1/m1 m2। बी ऑप्शन लेते हैं एफ प्रोपोर्शनल m1/m2। सी ले लेते हैं एफ प्रोपोर्शनल m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। एंड डी ले लेते हैं एफ प्रोपोर्शनल m1 m2। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? एफ प्रोपोर्शनल 1/m1 m2, एफ प्रोपोर्शनल m1/m2, एफ प्रोपोर्शनल m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर एंड एफ प्रोपोर्शनल m1 m2। तो सिंपल सा हमने पढ़ा है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, इसका भी ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट है तो आप एमसीक्यू इजीली सोल्व कर सकते हैं और क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो आपको बस पढ़ते रहना है, जुड़े रहना है हमारे साथ और आगे बढ़ते जाना है, और जो हमारा टारगेट है 95 प्लस वो आपको लाना है, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। ऑल द बेस्ट।